हमारे देश की आज़ादी के इतिहास में 3 तिथियां बड़ी महत्व की हैं। एक है 15 अगस्त, एक है 26 नवंबर और एक है 26 जनवरी। 15 अगस्त 1947 को चूंकि हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, इसलिए 26 नवंबर के दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो बना हुआ संविधान है, चूंकि 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यानी स्वाधीनता दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। नमस्कार, हेलो जिंदगी के आज के इस अंक में हम इसी तरह की कुछ और आगे रुचिकर जानकारियां लेंगे। आइए आगे चलते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, पर दोनों दिवस में कुछ बुनियादी अंतर है। आज हेलो जिंदगी के इस अंक में हम उन बुनियादी अंतर को थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो काफ़ी रुचिकर है। जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली, उस दिन हमारा अपना खुद का संविधान नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिसके आधार पे हम अपने आज़ाद स्वतंत्र देश को में कानून के द्वारा हम उसमें अपने देश को आगे बढ़ा सकें। ऐसा कोई कानून का लिखित ढांचा उस समय उपलब्ध नहीं था 1947 में। उसे बनकर तैयार होकर लागू होने में 1950 तक हमें इंतज़ार करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस जिसे हम मनाते हैं, उस दिन प्रधानमंत्री, देश का जो पॉलिटिकल हेड है, वो ध्वजारोहण करते हैं। यानी क्योंकि उसी दिन ब्रिटिश फ्लैग जो था, यूनियन जैक जो है था, उसको उतारा गया और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को चढ़ाया गया। तो उस दिन जो पॉलिटिकल हेड होते हैं, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को ऊपर चढ़ाते हैं। यानी उस दिन रेजिंग ऑफ फ्लैग होता है। जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को, चूंकि संवैधानिक दिवस है, वो गणतंत्र दिवस है, इसलिए उस दिन झंडे को ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, पहले से चढ़े हुए झंडे को केवल फहराया जाता है। इसलिए उस दिन फ्लैग होस्टिंग होती है। ये थोड़ा सा बुनियादी टर्मिनोलॉजी का अंतर है। फहरता दोनों दिन है देश का हमारा तिरंगा। हम अपने तिरंगे की शान बान और शान के लिए उस दिन बड़े उत्साहित रहते हैं। हम उसे सैल्यूट करते हैं, हम उसे नमन करते हैं। दूसरा अंतर, चूंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, इसलिए उस दिन का जो 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व का जो मुखिया होता है, एक प्रकार से पॉलिटिकल लीडर प्रधानमंत्री होता है, इसलिए प्रधानमंत्री का स्पीच होता है उस दिन। हम उस दिन अपने भारत के प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं। जबकि 26 जनवरी 1950 को चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ, इसलिए हम उस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को, पॉलिटिकल हेड नहीं, पॉलिटिकल हेड हुआ हमारे प्रधानमंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुनते हैं, उनका भाषण सुनते हैं। ठीक वैसे ही तीसरा अंतर कि 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री हैं, वो लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे को रेजिंग ऑफ फ्लैग करते हुए उसे फहराते हैं। जबकि 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो राष्ट्रपति है, वो तिरंगे को फहराते हैं। और स्टेट्स की बात करें, हम राज्यों की बात करें, तो उस दिन गवर्नर्स जो होते हैं उस राज्य के, वो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, इसलिए वो झंडे को फहराते हैं 26 जनवरी को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे देश को के लिए हम यूज करते हैं कि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यानी हमारा देश लोकतंत्र है और गणतंत्र है। ये गणराज्य और लोकतंत्र, ये दो शब्द हमारे देश के सामने लगा हुआ है। तो ये वस्तुतः इन दोनों में क्या कोई बुनियादी अंतर है? थोड़ा सा इसे भी हम समझने की कोशिश करें। लोकतंत्र में
आप जैसे कि हमने बचपन से परिभाषा पढ़ी है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ये लिंकन की एक परिभाषा थी जो बचपन से हमारे दिल दिमाग में बैठी हुई है। यानी हम लोकतंत्र में जनता को सर्वोपरि मानते हैं और गणतंत्र में संविधान की अहमियत है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, विद्वान संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक गजब की व्यवस्था रखी हमारे देश की बुनियाद तैयार करते समय, यानी हमारे देश के संविधान की बुनियाद तैयार करते समय बहुत गजब की व्यवस्था रखी। देखिए, मान लो जैसे विश्व में कई देश हैं जो केवल तंत्रात्मक देश हैं। जैसे अपन मोटे रूप से थोड़ी सी मान लिए तो जैसे हम ले लें, कुछ देश ले लें, यूरोप के कुछ देश ले लें, इंग्लैंड है, स्पेन है, स्वीडन है, डेनमार्क है। यानी ये जो इंग्लैंड, स्वीडन, डेनमार्क जैसे जो देश हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक नहीं है। यानी ये प्रजातांत्रिक देश है, गणतांत्रिक नहीं है। वहीं हम कुछ और देश लेते हैं, जैसे रूस है, चीन है, उत्तरी कोरिया है, क्यूबा है। ये जैसे जो देश है वो गणतांत्रिक है, यानी रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक नहीं है। पर हमारा देश दोनों है, रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। अब ये थोड़ा सा समझें हम इसको, कि कल्पना करें हमारा भी देश पूरी तरह लोकतांत्रिक होता, तो ये चूक ना हो करके हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बड़े उसमें बारीकी से काम किया और उन्होंने सोचा कि नहीं, केवल लोकतंत्र का होना सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसका गणतांत्रिक देश का भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत की सरकार सर्वोच्च होती है, बहुमत की सरकार के पास सत्ता होती है। बहुमत की सरकार के पास चूंकि सत्ता है इसलिए उसी के पास शक्ति है। तो ये सोचा गया कि केवल डेमोक्रेटिक देश होने से एक खतरा न हो जाए कि जो बहुमत से चुनी हुई सरकार आ गई और कभी उसके दिमाग में आ गया कि हम बहुमत में हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, तो कहीं वो माइनॉरिटी के हित का उल्लंघन करते हुए, अल्पसंख्यकों के हित का उल्लंघन करते हुए कहीं वो तानाशाही रुख ना अपना ले। तो जो लोकतंत्र में इस बात का जो रिस्क था केवल लोकतांत्रिक देश रह जाने से कि बहुमत से चुनी हुई सरकार शक्ति के अहम में, घमंड में कहीं माइनॉरिटीज के हित को इग्नोर कर दे, उसे अस्वीकार करते हुए कहीं कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस पालित ना कर दें जो उनके लिए अहितकारी है। तो ऐसा न कर पाए, इसके लिए उन्होंने, हमारे जो नीति निर्माता थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने लोकतंत्रात्मक की जो अति है, टू मच है, उसके पर को थोड़ा सा कतरा, बड़ी सुंदर व्यवस्था को समझे अपन। और उन्होंने क्या किया, संविधान का बाउंड्रिंग कर दिया, बाउंड्री वाल तैयार कर दिया, संविधान की बाउंड्री वाल तैयार कर दी, मतलब गणराज्य जहां संविधान प्रमुख है। और उन्होंने बोला कि संविधान का बाउंड्री वाल की बैरिकेटिंग किया, किसके चारों तरफ, उस लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई बहुमत में आई सरकार के चारों तरफ घेराबंदी कर दी, किसकी, संविधान की। क्योंकि गणतंत्र पारित हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, और उन्होंने कहा कि देखो गणतंत्र में, संविधान में हमारा मौलिक अधिकार भी, फंडामेंटल राइट्स भी। तो इस देश की जो आम पब्लिक है, जो माइनॉरिटीज में हो चाहे मेजॉरिटी में हो, सबके फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना बहुमत में चुनी हुई सरकार नहीं, हर एक आदमी की, हर एक सिटीजन की, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसलिए यदि बहुमत में चुनी हुई सरकार अति करना भी चाहे तो अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या करता है, हमारे अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है और वो कहती है कि ना, ये बाउंड्री वाल है, यहां से आप सीमा नहीं लांघ सकते। मतलब आप मेजॉरिटी में भले हैं पर माइनॉरिटीज के हक, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये हुआ गणतांत्रिक देश, गणराज्य, यानी जहां संविधान मेजॉरिटी में चुनी हुई सरकार के द्वारा किए जाने वाली अति के प्रति पहरेदारी करता है। यानी हमारे देश में क्यों है गजब की व्यवस्था, क्योंकि न केवल यहां पब्लिक पावरफुल है, पब्लिक के द्वारा चुनी हुई सरकार बहुमत में होते हुए भी संविधान की ओर पहले देखता है, ताकता है, तब कोई नीति निर्माण करता है कि कहीं हमारे द्वारा पारित जो कानून है, लॉ है, उसके द्वारा
हर एक आदमी के फंडामेंटल राइट का पालन हो रहा है कि नहीं, उसकी रक्षा हो रही है कि नहीं, ये देखना बहुमत में चुनी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ये बात अलग है, ये बात बहुत ज़्यादा अलग बहस का विषय हो सकता है कि हमारा देश एक लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों होते हुए भी हम कितने लोकतांत्रिक हो पाए, हम कितने गणतांत्रिक हो पाए, हम कितने वास्तव में कितने लोकतांत्रिक पद्धति का हम पालन कर पा रहे हैं। यदि हम वाकई लोकतांत्रिक हैं, गणतांत्रिक हैं, तो हम कहाँ तक सफल हैं, असफल हैं, ये एक अलग विषय का बहस का विषय हो सकता है। क्योंकि यदि हम उसके डेप्थ में जाएंगे, उसके और ज़्यादा अंदर जाएंगे, जो विद्वानों की राय है, अरस्तु के शासन पद्धति से लेके जो ईसा पूर्व 300 BC की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय से लेके आज तक में हम विभिन्न शासन पद्धतियों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसमें पाएंगे कि लोकतंत्र के भी डेप्थ हैं। लोकतंत्र में भी कई प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकार प्रोसीजनल डेमोक्रेसी के स्टेज में है, यानी केवल एक प्रकार से प्रक्रियात्मक डेमोक्रेसी कि दूसरा स्टेज यदि मैं मोटे रूप से बात करूं कि डिस्कोर्स लेवल, विचार विमर्श के लेवल की डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, कि एक तीसरा स्टेज भी होता है कि हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहां पे डायरेक्ट हमारा पब्लिक का केवल वोटिंग तक नहीं, वोट देने तक नहीं, वोट देने के बाद बनी हुई सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार, उसके बाद भी चुनी हुई सरकार को कुछ सलाह मशविरा देने का अधिकार, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें आपने सोशल ऑडिट वगैरह सुना होगा, जिसमें पब्लिक ऑडिट करती है, सोशल ऑडिट करती है। केवल ऑडिटर जो ऑडिट करने वाले जो ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, वही ऑडिट नहीं करती गांव में चलने वाले कामों का। पब्लिक, उस गांव की पब्लिक, जो पंचायत में जो जीने वाले लोग हैं, गांव में जो रहने वाले शहर में, वो लोग भी ऑडिट करते हैं, उसे सोशल ऑडिट कहा जाता है। तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये एक अलग विषय है कि हम लोकतांत्रिक होने के बाद उस लोकतंत्र में की जो पायदान है, उसके जो स्तर हैं, उसमें से कौन से स्तर को हम अभी पा पाए हैं, पहुंच पाए हैं, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है। पर यदि हम एक सैद्धांतिक रूप से देखें तो हम निश्चित रूप से एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसमें न केवल डेमोक्रेसी है बल्कि हम रिपब्लिक भी हैं। यानी हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मौलिक फंडामेंटल राइट्स का जब भी उल्लंघन कोई सरकार, बहुमत में चुनी सरकार करती है, तो वहाँ खट से आके वो फंडामेंटल राइट को वो दिखाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हर एक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तैनात है। तो मैं आज के इस हेलो जिंदगी के अंक में आप सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि जब भी आप अपने देश को सोचना समझना चाहें, अपने देश की गरिमा वास्तव में कितनी है, इस व्यवस्था की गरिमा कितनी है जानना चाहें विश्व लेवल पे, तो हम समझें कि हम सबसे पहले अपने संविधान को सैल्यूट करें, क्योंकि संविधान हमारा सर्वोपरि है। दूसरे नंबर में सैल्यूट करें हम खुद को, क्योंकि हम चुनते हैं सरकार। और संविधान को पहले नंबर पे क्यों? क्योंकि संविधान हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है, इसलिए संविधान को पहले सैल्यूट, दूसरे नंबर में स्वयं को सैल्यूट, और तीसरे नंबर में हमारी चुनी हुई सरकार को सैल्यूट, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं। हमने उन्हें चुनकर भेजा है अपने लिए, जनहित के लिए, देश के हित के लिए नीति निर्माण करने के लिए, कानून पालित करने के लिए। तो हेलो जिंदगी का आज इस अंक में बस इतना ही। मेरा उद्देश्य था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, उसमें मौलिक अंतर को मैं आपके सामने रख पाऊँ, खासकर ये हमारे विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी बन पाए। और दूसरी कि लोकतंत्र और गणतंत्र में कुछ अंतर हम स्पष्ट जान पाएँ, समझ पाएँ। और दोस्तों, ये अंक यदि आपको बहुत कोई ऐसा लगता है कि उपयोगी है और आपके नियरेस्ट डियरेस्ट को भेजा जाना चाहिए, तो मैं ये अपेक्षा करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं आपकी कुछ ऐसे सेवा कर पाऊँ। थैंक यू। हम आन बान और पूरे शान से आज के इस राष्ट्रीय पर्व में अपने आप को डुबो दें और इसका फक्र अनुभव करें कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य भारत के हिस्से हैं, भारत के नागरिक हैं। थैंक यू।